नोड्यूलर स्क्लेरोसिस टाइप की जो है मॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कहा लेक्यूलर सेल्स होते हैं, दूसरे कोलेजन बैंड्स। तो कोलेजन बैंड्स जो है ना वो लिम्फोइड टिश्यू को सर्कमस्क्राइब्ड नोड्यूल्स के अंदर ऐसे डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा नोड्यूलर स्क्लेरोसिस जो है वो उसमें एप्स्टेन बार वायरस जो है वो हमें नेगेटिव मिलता है और इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छी है, एक्सीलेंट है। एप्स्टेन बार वायरस याद रखिएगा नेगेटिव होता है। जबकि जो दूसरी अब पढ़ते हैं मिक्स्ड सेलुलैरिटी टाइप, ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि 20 to 25% ज़्यादा कॉमन है मेल्स में। वो वाली 60 to 70% होती है और ये ज़्यादातर फीमेल्स में कॉमन होती है। नोड्यूलर वाली ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन। इसमें क्या होगा कि हमें मैनी रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा मिलेंगे। और इसमें ना डिफ्यूज़ इफेसमेंट हो जाती है हेट्रोजेनस सेल इन्फिल्ट्रेट की, जो रिच होता है लिम्फोसाइट्स में, प्लाज्मा सेल्स और यूजिनोफिल्स, ठीक है। इन सेल्स का रिच जो इनफिल्ट्रेट है वो हमें जो है मिलेगा लिम्फ नोड में, उसने उसको डिफ्यूजली इफेज कर दिया होगा उसके स्ट्रक्चर को। इसके अलावा हमें मिक्स्ड सेलुलैरिटी याद रखिएगा, 70% जो है वो एप्स्टेन बार वायरस पॉजिटिव होगा और इसकी प्रोग्नोसिस गुड है, वहाँ एक्सेलेंट थी। कंपेयर करके इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। थर्ड टाइप है लिम्फोसाइट रिच, ये ओल्ड मेल्स में कॉमन है। इसमें हमें जो है मोनोन्यूक्लियर और रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलेंगी। ये दो टाइप्स हैं सेल की, ये इसका बना होता है लिम्फोसाइट रिच। बैकग्राउंड इन्फिल्ट्रेट्स जो होंगे वो भी लिम्फोसाइट्स में रिच होंगे और इसकी जो है पॉजिटिविटी एप्स्टेन वायरस की वो 30% है, प्रोग्नोसिस गुड है। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड टाइप जो हमने पढ़ी थी, तो ये भी ओल्ड मेल्स में ही ज़्यादा कॉमन है और इसमें फ्रीक्वेंट रीड स्टर्नबर्ग मिलेंगे, RS सेल्स, ठीक है। बैकग्राउंड इन्फिल्ट्रेट में हमें पॉसिटी ऑफ लिम्फोसाइट मिलेंगे, वहाँ रिच था लिम्फोसाइट्स में, तो यहाँ पे सिर्फ स्कार्स से थोड़े से लिम्फोसाइट्स मिलेंगे बैकग्राउंड इन्फिल्ट्रेट में हमें। और लिम्फोसाइट डिप्लीटेड टाइप तभी इसका ये नाम है, ठीक है। और इसकी जो है एप्स्टेन बार वायरस पॉजिटिविटी ज़्यादा है, मोस्ट है, लेकिन HIV की भी थोड़ी बहुत फ्यू पॉजिटिविटी होगी। इसमें की सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस इस लिम्फोसाइट डिप्लीटेड फॉर्म की है। देन है लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, जो हमने पॉपकॉर्न वाली टाइप पढ़ी थी। तो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट यंग मेल्स में कॉमन है, ये दोनों ओल्ड मेल्स में थी, ये यंग मेल्स में। इसमें हमें पॉपकॉर्न सेल्स मिलते हैं, दैट इज़ के लिम्फो हिस्टियोसाइटिक वेरिएंट्स रीड स्टर्नबर्ग सेल्स के, ठीक है, उनको हम कहते हैं पॉपकॉर्न सेल्स। और इसका जो बैकग्राउंड इन्फिल्ट्रेट होगा वो फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स का बना होगा। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट्स नहीं है। एप्स्टेन बार वायरस ये नेगेटिव मिलेगा हमें और प्रोग्नोसिस इसकी सबसे बेस्ट और एक्सीलेंट जो है ये लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट वाले की है। लास्ट में ये क्लिनिकल पर्ल्स है, इसमें ट्रीटमेंट लिखा हुआ है हॉजकिन लिम्फोमा का और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। एन आर्बर क्लासिफिकेशन जो है ना हमने जो पढ़ी वो वैलिड है दोनों हॉजकिन लिम्फोमा के लिए भी और नॉन हॉजकिन के भी। तो सबसे पहले नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का ट्रीटमेंट देखें तो इसमें लोकल डिजीज़ जो स्टेज 1A और 2A का होता है, जिसमें सिर्फ एक लिम्फ नोड या फिर दो से ज़्यादा लिम्फ नोड भी अगर होंगे इन्वॉल्व तो सेम साइड ऑफ द डायफ्राम के, तो उसमें हम सिर्फ लोकल रेडियोथेरेपी देके ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट को एडवांस डिजीज़ है यानी स्टेज 3, 4 या फिर कोई उसको B सिम्टम्स आए हैं, B सिम्टम्स यानी वेट लॉस हुआ है, ड्रेंचिंग स्वेट्स हैं, फीवर हुआ है पेशेंट को, तो उस एडवांस डिजीज़ में हमने कीमोथेरेपी करनी होगी, ठीक है। और कौन सी चॉप रेजिमेंट देंगे हम, चॉप्स यानी C से साइक्लोफॉस्फामाइड, H फॉर हाइड्रोक्सी डोनोरुबिसिन जो कि एड्रियामाइसिन है, O से ऑनकोविन जो विनक्रिस्टीन है और P से प्रेडनिसोलोन। तो ये चॉप थेरेपी हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा देंगे लेकिन एडवांस डिजीज़ में। तो ट्रीटमेंट अच्छी तरह से आपने याद करनी है। अब जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है उसकी बात करें तो उसका जो लोकल डिजीज़ होगी 1A 2A वाला स्टेज, उसको भी लोकल रेडियोथेरेपी से ही ट्रीट करेंगे। लेकिन एडवांस डिजीज़ स्टेज 3, 4 या कोई भी इसको B सिम्टम हुआ है तो अब इसकी जो कीमोथेरेपी होगी उसकी रेजिमेन है ABVD रेजिमेन, यानी वही एड्रियामाइसिन, B से ब्लियोमाइसिन, V से वही विनक्रिस्टिन और D से डेकाराबाजीन, ABVD रेजिमेन, ठीक है। अब की रेडियोथेरेपी के बाद जो है अगर रिलैप्स हमें मिलता है तो उसमें हम कीमोथेरेपी देंगे, और अगर कीमोथेरेपी के बाद भी रिलैप्स मिलता है तो फिर हमें हाई डोज कीमोथेरेपी का देना होगा और प्लस में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इन दोनों लिम्फोमास की ट्रीटमेंट है। अब यही हॉजकिन लिम्फोमा हम फंडामेंटल्स पैथोलॉजी पैथोमा से भी देख लें तो इसमें सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स लिखी हैं कि न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की,
जो कि क्या है, हमारे लार्ज बी सेल्स होते हैं। ये हमारे लार्ज बी सेल्स ही हैं जिनमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है। तो इसको आउल आइड न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ठीक है, आउल आई। तो ये क्लासिकली पॉजिटिव होते हैं CD15 और CD30 के लिए, ये वाले सेल्स रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, ठीक है, 15 एंड 30। तो हम अगर फिगर देखें तो इसमें हमें रीड स्टर्नबर्ग सेल दिखाया गया है और इसमें आउल आई देखिए अपीयरेंस हमें मिल रही है। मल्टीलोब न्यूक्लियोलाई होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। और ये होते क्या हैं, ये असल में बी सेल ही होते हैं जिनकी न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। सॉरी, लार्ज ये बी सेल्स ही होते हैं और ये रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी तो हॉजकिन लिम्फोमा होगा। अब रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो है ना वो साइटोकाइंस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ओकेजनली जो है ये रिजल्ट करता है बी सिम्टम्स में। इन साइटोकाइंस की वजह से बी सिम्टम्स होते हैं जिनमें फीवर, चिल्स और ड्रेंचिंग स्वेट्स या नाइट स्वेट्स, ठीक है। इसके अलावा रीड स्टर्नबर्ग सेल्स रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, प्लाज्मा सेल्स को, मैक्रोफेजेस को और यूजिनोफिल्स को, ठीक है। एंड नंबर 3, फाइब्रोसिस भी करवा सकते हैं ये सेल्स। उसके बाद आता है कि रिएक्टिव इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं वो बल्क ऑफ द ट्यूमर बना देता है और ये बेसिस बना देता है हॉजकिन लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन का, ठीक है। इसको क्लासीफाई हमने जो किया है ना सब टाइप्स के अंदर, तो वो इन रिएक्टिव इन्फ्लामेटरी सेल्स की वजह से भी किया है। तो एक टाइप हमने पढ़ी नोडुलर स्क्लेरोसिस, दूसरी लिम्फोसाइट रिच, मिक्स्ड सेलुलरिटी, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। तो यानी इनमें किस तरह के सेल्स मिल रहे हैं हमें रिएक्टिव इन्फ्लामेटरी सेल्स, उस हिसाब से हमने इनको नाम भी दे दिए। तो सबसे पहली जो नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप है, हमने कहा कि बहुत कॉमन सब टाइप है हॉजकिन लिम्फोमा की, अभी हम पढ़ के भी आए हैं। 70% केसेस इसी के होते हैं और ये भी हमने पढ़ा था कि ये फीमेल्स में ज़्यादा है। अब यहाँ पे भी यही लिखा है कि इसकी क्लासिक प्रेजेंटेशन हमें सर्वाइकल या मेडिस्टिनल लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज मिलता है यंग एडल्ट और यूजुअली फीमेल्स में। नंबर 2, ये जो लिम्फ नोड है ना इसमें वो डिवाइड हुआ होता है बैंड्स ऑफ स्क्लेरोसिस के साथ। देखिए इस फिगर में बैंड्स ऑफ स्क्लेरोसिस यानी फाइब्रोसिस के बैंड्स के साथ, कोलेजन बैंड्स के साथ। और इसमें जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं ना वो लेक लाइक स्पेसिस में मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं लैक्यूनर सेल्स। देखिए ये वाइट वाइट सी स्पेसेस है ना, ये लैक्यूना है, ये स्पेसेस है, उनके अंदर ये सेल्स लाई कर रहे हैं, यही रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, और अब इनको हम कह दे रहे हैं लैक्यूनर सेल्स, ठीक है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट आ गई नोडुलर स्क्लेरोसिस की। उसके बाद कह रहा है कि इम्पॉर्टेंट जो कंसीडरेशन है रिगार्डिंग द अदर सब टाइप्स ऑफ द हॉजकिन लिम्फोमा, उनमें यह है कि जो लिम्फोसाइट रिच वाली ये टाइप थी इसकी प्रोग्नोसिस बेस्ट होती है सारी टाइप्स की निस्बत। लेकिन हमने जो अभी इरफान मसूद से पढ़ा तो उसमें उसने कहा था कि लिम्फोसाइट प्रोमिनेंट वाले की एक्सीलेंट और बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि मिक्स्ड सेलुलैरिटी टाइप वाली जो है उसमें हमें ज़्यादातर वो एसोसिएटेड होती है एबंडेंट यूजिनोफिल्स के साथ, बहुत ज़्यादा उसमें यूजिनोफिल्स होंगे। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स असल में इंटरल्यूकिन 5 बनाता है जिसकी वजह से यूजिनोफिल्स ज़्यादा वहाँ पे आएंगे। तो मिक्स्ड सेलुलैरिटी वाली की ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन लिम्फोसाइट डिप्लीटेड वाली जो टाइप है ये बहुत ही एग्रेसिव है सारी टाइप में से, ये हमने बात कही, और ये ज़्यादातर HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स में और एल्डरली में हमें मिलती है ये वाली हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। दैट्स इट। अब हम रॉबिन बेसिक से कुछ मिस्केलेनियस लिम्फोइड नियोप्लाज्म्स देख लें। तो अमंग द मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ द लिम्फोइड नियोप्लेजिया इन द WHO क्लासिफिकेशन सेवरल डिस्टिंक्टिव या क्लिनिकली इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है ना वो मेरिट करते हैं ब्रीफ डिस्कशन। एक है हेरी सेल ल्यूकीमिया। हेरी सेल ल्यूकीमिया एक अनकॉमन इंडोलेंट बी सेल का नियोप्लाज्म है जो कि कैरेक्टराइज होता है, इसमें हमें फाइन हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस मिलती हैं, तभी इसका ये नाम है। ट्यूमर सेल्स जो हैं उन पे बी सेल के मार्कर्स होंगे CD20, इसके अलावा सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होंगी ट्यूमर के ऊपर, और CD11C CD103। अब ये दो एंटीजन है ना ये मोस्ट ऑफ द अदर बी सेल की ट्यूमर्स पे नहीं मौजूद होते, तो इसीलिए ये डायग्नोस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ये मिल गए तो हम कहेंगे कि इसको हेरी सेल ल्यूकीमिया है, CD11 और CD103। तो वर्चुअली सारे जो केसेस होते हैं ना वो एसोसिएट होते हैं एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस के साथ। एक्टिवेटिंग म्यूटेशन सीरीन और थ्रियोनिन काइनेज में आ जाती हैं BRF में, ठीक है। तो ये जो कि ऑल्सो म्यूटेड होता है बहुत से और कैंसर्स में भी, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज BRF। हेरी सेल ल्यूकीमिया ज़्यादातर ओल्डर लोगों में होता है और इसकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो जब बोन मैरो की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है ना उसकी वजह से हमें मिलती है, और स्प्लीन की इन्फिल्ट्रेशन।
तो स्प्लीनोमेगैली जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव होगी और मोस्ट कॉमनली और समटाइम्स जो है फिजिकल फाइंडिंग के साथ भी होगी। पैनसाइटोपिनिया वो क्यों हुआ है? क्योंकि मैरो की इन्फिल्ट्रेशन हुई है और स्प्लीनिक सीक्वेस्ट्रेशन भी हो रही है, तो सारे जो सेल्स हैं वो कम हो जाएंगे और ये हाफ ऑफ द केसेस में हमें मिलती है। लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट रेयर है। ल्यूकोसाइटोसिस भी अनकॉमन है और ये जो सिर्फ 15 से 20% पेशेंट्स में हमें मिलती है, लेकिन स्कैटर्ड हेयरी सेल्स जो है ना, स्कैटर्ड फैले हुए होंगे हेयरी सेल्स, ये हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, डिजीज़ जो है ये इंडोलेंट है लेकिन प्रोग्रेसिव होगी अगर हमने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया। पैनसाइटोपिनिया और इन्फेक्शन मेजर बहुत बड़ा मसला यही होता है कि पैनसाइटोपिनिया इन्फेक्शन है। अनलाइक द अदर इंडोलेंट लिम्फोइड न्यूप्लाज्म, जो हेयरी सेल ल्यूकीमिया ये बहुत ही सेंसिटिव होती है टू कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, पार्टिकुलरली प्यूरिन जो न्यूक्लियोसाइड्स है, इस कीमोथेरेपी को ये बहुत सेंसिटिव है। कंप्लीट ड्यूरेबल रिस्पॉन्सेज आर द रूल एंड द ओवरऑल प्रोग्नोसिस इज एक्सेलेंट। ट्यूमर्स जो फेल कर जाते हैं टू कन्वेंशनल थेरेपी हैव एक्सेलेंट रिस्पॉन्सेज टू BRAF इनहिबिटर्स। तो ये जब हम देंगे तो ये अल्टीमेटली ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बन जाता है उन लोगों में जिनमें कन्वेंशनल कीमोथेरेपी से सही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट भी हो गई। इरफान मसूद में ये जो अदर पेरिफेरल बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का टेबल हम पढ़ रहे थे, तो उसी में जो है ना ये आता है हेयरी सेल ल्यूकीमिया। ठीक है, तो इसकी हमने बात की जेनेटिक्स ये है कि बी सेल ल्यूकीमिया है ये। इसके अलावा बी सेल के मार्कर 19 और 20 हमें मिलते हैं। और बेसिक में हमने दो और भी पढ़े थे, CD11C और CD100 थी। ठीक है, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं और डायग्नोस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है। इसके अलावा फिर फीचर्स हैं इसके, तो हेयरी सेल में ज़ाहिर सी बात है साइटोप्लाज्मिक हेयर लाइक प्रोजेक्शन हमें मिलती है और TRAP स्टेन पॉजिटिव होता है। TRAP स्टेन पॉजिटिव ये हम पैथोमा से देखेंगे, ये असल में टार्टरेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेज है। ठीक है, ट्रैप। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में हमने अभी देखा कि ये स्प्लीनोमेगैली मिलती है, पैनसाइटोपिनिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्फेक्शन हो जाता है, और लिम्फेडेनोपैथी नहीं होगी। इसके अलावा ड्रामेटिक रिस्पॉन्स मिला है टू प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स। और दूसरा भी हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था ना कि अगर जो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड से नहीं ट्रीट होते तो हम उनको BRAF इनहिबिटर्स दे सकते हैं। तो पैथोमा से देखिए हेयरी सेल ल्यूकीमिया नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है मैच्योर बी सेल्स की, जो कैरेक्टराइज होती है कि इसमें हेयरी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस बन जाते हैं। जैसे अगर हम ये फिगर देखें 6.9, तो इसमें देखिए साइटोप्लाज्म के हेरी से प्रोजेक्शंस हैं हेयरी सेल ल्यूकीमिया में। ये सेल्स टार्टरेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं इसके लिए, ट्रैप के लिए। क्लिनिकल फीचर्स में हमें इसमें स्प्लीनोमेगैली मिलती है, जो क्यों हुई है? क्योंकि हेयरी सेल्स जो हैं वो रेड पल्प में एक्यूमुलेट हो गए हैं। और इसके अलावा ड्राई टाइप मिलेगा बोन मेरो एस्पायरेशन पे, क्योंकि बोन मेरो की याद रखिएगा फाइब्रोसिस हो जाती है। लिम्फेडेनोपैथी नहीं मिलती, अभी हमने बात की। और इनका जो है ना रिस्पॉन्स क्लैड्रिबीन जो है उसके लिए बहुत ही एक्सीलेंट रिस्पॉन्स मिला है 2CA के लिए। ठीक है, ये एक एडिनोसिन डीएमिनेज इनहिबिटर है और एडिनोसिन जो है वो एक्यूमुलेट कर जाता है टू द टॉक्सिक लेवल इन द नियोप्लास्टिक बी सेल, उसमें जमा होता जाएगा टॉक्सिक लेवल्स तक, तो इसीलिए ये इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। अगला है माइकोसिस फंजियोड्स एंड सिजेरी सिंड्रोम। अब ये जो ट्यूमर्स हैं ये न्यूप्लास्टिक हैं CD4T सेल्स के। ठीक है, और ये न्यूप्लास्टिक CD4T सेल्स जो हैं इनका जो घर है वो स्किन होती है, हमारी स्किन, जिसके नतीजे में इनको हम जो है कुटेनियस T सेल लिम्फोमा भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब माइकोसिस फंजियोड्स जो है यूजुअली मैनिफेस्ट करता है कि हमें नॉन स्पेसिफिक एरिथ्रोडर्मिक रैश होती है, जो कि प्रोग्रेस करेगी टाइम के साथ और प्लैक बन जाएगा, प्लैक फेज़ आएगा एक। ठीक है, और उसके बाद एक ट्यूमर फेज़ आएगा। तो हिस्टोलॉजिकली न्यूप्लास्टिक T सेल्स जो हैं वो ऑफन सेरेब्रिफॉर्म अपीयरेंस के होते हैं, जो प्रोड्यूस होता है बाय मार्क्ड इनफोल्डिंग्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है ना उसमें बहुत सी इनफोल्डिंग्स आ जाती है, उसकी वजह से इसको सेरेब्रिफॉर्म अपीयरेंस मिलती है इन न्यूप्लास्टिक T सेल्स को। इसके अलावा उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग और इनफिल्ट्रेट करेंगे ये हमारी एपिडर्मिस को और अपर डर्मिस को, दोनों को। ठीक है, जैसे ही डिजीज़ प्रोग्रेस करती है तो दोनों नोडल और विजरल डाइसेमिनेशन हमें मिलती है। सिजेरी सिंड्रोम क्लिनिकली वेरिएंट है, कैरेक्टराइज होता है कि इसमें हमें जनरलाइज्ड एक्सफोलिएटिव एरिथ्रोडर्मा होता है। दूसरा ट्यूमर सेल्स जो हैं यानी सिजेरी सेल्स ये हमें पेरिफेरल ब्लड में मिलेंगे। सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स भी हमें 25% ऑफ द केसेस में प्लैक या ट्यूमर फेज के दौरान मिल सकते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन में। ठीक है,
इसके अलावा पेशेंट्स जो डायग्नोज होते हैं अर्ली फेज़ माइकोसिस फंजियोट्स में, तो वो ज़िंदा रह सकते हैं कुछ सालों तक, जबकि वो पेशेंट जो ट्यूमर फेज़ जो लास्ट फेज़ है उसके दौरान डायग्नोज होंगे या विज़रल डिजीज़ के दौरान या सिजेरी सिंड्रोम के दौरान, तो वो सिर्फ 1 या 3 साल ही ज़िंदा रह सकते हैं। इरफान मसूद में देखें, ये जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का जो चौथा ग्रुप है, पेरिफेरल टी सेल का नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, उसमें ही आ जाता है माइकोसिस फंजियोट्स। हमने कहा कि ये टी सेल का यानी CD4 सेल्स का लिम्फोमा है, मैलिग्नेंट लिम्फोमा है, और ये प्राइमरीली हमारी स्किन में आता है और इवॉल्व करेगा इनटू जनरलाइज्ड लिम्फोमा बन जाएगा। ये 40 साल के बाद होता है, ज़्यादातर मेल डोमिनेंट है और सिजेरी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। सिजेरी सिंड्रोम आपको याद हो कि ये स्किन में को इन्वॉल्व करेगा और उसमें मतलब जनरलाइज्ड एक्सफोलिएटिव एरिथ्रोडर्मा होगा, जैसे स्किन उतर रही होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें डिफ्यूज़ एरिथेमा हो जाता है पेशेंट को, पूरी इंटायर बॉडी की स्केलिंग हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जो मैलिग्नेंट टी सेल्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू सीड कर गए हैं, ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर आ गए हैं, तो उसकी वजह से पूरी स्केलिंग हो रही है बॉडी की और डिफ्यूज़ एरिथेमा मिल रहा है। और जब इसकी हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो हमें जो टी सेल्स हैं वो डर्मिस के अंदर मिलेंगे, तो उनको हम कहते हैं सिजेरी लुट्सनर सेल, सिजेरी लुट्सनर सेल, ठीक है, डर्मिस में। और अगर ये टी सेल डर्मिस से एपिडर्मिस की तरफ माइग्रेट करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, तो हम इनको कहेंगे एपिडर्मोट्रोपिज्म। अगर टी सेल जो है एपिडर्मिस के ही अंदर रह रहे हैं ऊपर वाली लेयर में, तो हम उनको कह देंगे पोर्ट्रियर माइक्रो एब्सेसिस, पोर्ट्रियर माइक्रो एब्सेसिस। तो ये नाम बस रट लें आप लोग, BCQ वगैरह आ सकते हैं, वाइवा में भी पूछा जा सकता है, तो इनके ये न्यू नाम्स हैं, ठीक है। पैथोमा से देखिए, माइकोसिस फंजियोट्स, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हुई CD4 टी सेल्स की, जो कि इन्फिल्ट्रेट कर गए हमारी स्किन को और उन्होंने लोकलाइज स्किन रैश बना दी, प्लैक्स कर दिए या नोड्यूल्स बना दी। तो इसके जो नोड्यूल्स के जो एग्रीगेट्स होते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स के एपिडर्मिस में, तो एपिडर्मिस में उनको हमने अभी बात की कि हम पोर्ट्रियर माइक्रो एब्सेसिस कहते हैं। तो ये सेल्स जो है ना हमारे ब्लड को भी इन्वॉल्व करेंगे, जब ब्लड को इन्वॉल्व करेंगे तो हम सिजेरी सिंड्रोम कहेंगे। कि इसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक लिम्फोसाइट है वो अपनी सेरेब्रिफॉर्म न्यूक्लियाई के साथ, यानी न्यूक्लियाई की जो मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग्स आ जाती है, उस तरह की न्यूक्लियाई के साथ ये लिम्फोसाइट्स, इनको हम सिजेरी सेल्स कहते हैं, ये हमें ब्लड स्मेयर में मिलेंगे। ये देखिए, ये इस तरह के न्यूक्लियाई में इनफोल्डिंग आ गई है, तो ये हमें ब्लड में मिलेगा, इसको हम सिजेरी सिंड्रोम कहते हैं। दैट्स इट। उसके बाद है अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा। ये जो न्यूप्लाज्म है ये CD4 टी सेल्स का होता है और ये रेट्रो वायरस की वजह से होता है या फिर ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 की वजह से। अब ये ह्यूमन टी सेल का ल्यूकीमिया वायरस जो है 1 इन्फेक्शन, ये साउदर्न जापान, कैरिबियन बेसिन, वेस्ट अफ्रीका, इनमें कॉमन है और ये स्पोरेडिकली कहीं पे भी हो सकता है जहाँ पे साउथ ईस्टर्न US है वहाँ पे, ठीक है। पैथोजेनेसिस ट्यूमर की हमने चैप्टर 6 में देखी, 3rd ईयर में न्यूप्लेजिया वाले चैप्टर में, ठीक है। इन एडिशन टू द लिम्फोइड मैलिग्नेंसी, ये जो HTLV1 का इन्फेक्शन है ये ऑल्सो ट्रॉपिकल स्पास्टिक पैरापेरेसिस भी करवाता है, जो कि एक प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ होती है। ये ट्रॉपिकल स्पास्टिक पैरापेरेसिस डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है जो कि हमारे CNS को अफेक्ट करती है और स्पाइनल कॉर्ड को, तो ये भी इस वायरस की वजह से होता है। एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा कॉमनली स्किन लेजन के साथ एसोसिएटेड है। लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली होगी, हाइपरकैल्सीमिया और वेरिएबल लिम्फोसाइटोसिस। इन एडिशन टू द CD4 जो ल्यूकीमिक सेल्स हैं उनमें हमें हाई लेवल ऑफ CD25 भी मिलेगा, ठीक है, मतलब ये CD25 को भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर अल्फा चेन, ये भी इनके ऊपर एक्सप्रेस हो रही होती है। मोस्ट केसेस में ट्यूमर बहुत एग्रेसिव होता है और ये ट्रीटमेंट को पुअरली रिस्पॉन्ड करेगा। मीडियन इसका सर्वाइवल टाइम तकरीबन 8 महीनों का है, 8 महीने बस ये जिंदा रहेंगे एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया वाले। देखिए, एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया ये मैलिग्नेंट ल्यूकीमिया है जो कि ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस के साथ एसोसिएटेड है। पैथोजेनेसिस हमने कहा, ये इसकी डिटेल जो है वैसे पैथोमा में होगी, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। TAX जीन की एक्टिवेशन हो जाती है जो कि क्या करेगा, TP53 को जाके इनहिबिट करेगा। ये एक्टिवेट हुआ, इसने TP53 को इनहिबिट कर दिया जो कि हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है। इसके नतीजे में मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन होती जाएगी क्योंकि सप्रेसर इनहिबिट हो चुका है, तो मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन नियोप्लास्टिक CD4 यानी हेल्पर टी सेल्स की होगी। तो हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे कि पेशेंट को हेपेटोस्प्लिनोमेगैली होगी, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी और स्किन लेजन इसमें भी होंगी, जैसे फंजियोट्स में हमने पढ़ा ना,
यहाँ पे भी होंगी। और इसमें जो है हाइपर कैल्सीमिया के साथ लाइटिक बोन डिजीजेज होंगी, बोन लेजन। ठीक है, लैब फाइंडिंग्स में हमें ल्यूकीमिक सेल CD4 पॉजिटिव मिलते हैं और जो ल्यूकीमिक सेल्स हैं वो TDT भी नेगेटिव होगा इनका, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, वो नेगेटिव होगा। ये देखें पैथोमा में एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए मच्योर CD4 टी सेल्स की, तो ये ज़्यादातर HTLV1 वायरस की वजह से होता है। और इसमें क्या होगा, जापान और कैरिबियन में ये देखा जाता है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स में रैश ज़्यादातर मिलती है जो कि स्किन इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हुई है। दूसरा जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली और लाइटिक यानी पंच्ड आउट बोन लेजन्स मिलेंगी जो कि हाइपर कैल्सीमिया की वजह से होती हैं। ये हमने इस तरह की चीज़ हमने मल्टीपल माइलोमा में पढ़ी थी, जो स्कल में पंच्ड आउट लेजन बन रही थी, तो वो असल में हाइपर कैल्सीमिया की वजह से होता है। अगला मिस्केलेनियस है, मिस्केलेनियस लिम्फोइड न्यूप्लाज्म पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा। ठीक है, अब ये पेरिफेरी का आ गया। तो जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना कि प्रीकर्सर बी सेल न्यूप्लाज्म, प्रीकर्सर टी सेल, पेरिफेरल बी सेल, पेरिफेरल टी सेल। तो जो पेरिफेरल टी सेल वाले न्यूप्लाज्म है उन्हीं में ये आ जाता है पेरिफेरल टी सेल का लिम्फोमा। अब ये हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ट्यूमर है जो कि 10% एडल्ट नॉन हॉजकिन लिम्फोमा बनाता है। ठीक है, यही 4 ग्रुप्स मैंने अभी आपको बताया, तो ये नॉन हॉजकिन में ही आ जाते हैं ना, पेरिफेरल बी, पेरिफेरल टी और प्रीकर्सर बी, प्रीकर्सर टी न्यूप्लाज्म। तो उनका 10% का बस ये ट्यूमर है। तो ऑल्दो सेवरल रेयर डिस्टिंक्टिव सब टाइप्स जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, तो मोस्ट ट्यूमर्स इस ग्रुप के अनक्लासिफाइबल हैं। इन जनरल ये बस एग्रेसिव से ट्यूमर हैं जो कि पुअरली रिस्पॉन्ड करेंगे थेरेपी को, बहुत एग्रेसिव हैं, बस ये बात याद रखें, थेरेपी को पुअरली रिस्पॉन्ड करेंगे। मोरओवर क्योंकि ये ट्यूमर फंक्शनल टी सेल्स के बने हुए होते हैं, तो पेशेंट्स जो है ना वो सिम्टम्स उसी तरह के आएंगे जो कि ट्यूमर डिराइव्ड इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स की वजह से सिम्टम्स आएंगे। जो ट्यूमर में से निकल रहा है कोई इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट, या फिर जब ट्यूमर बर्डन रिलेटिवली लो होता है। तो बिफोर ending our review of the lymphoid neoplasm, it is worthwhile pausing to summarize the manner in which the common driver mutations in the specific entities produce the changes in the cellular behavior that exemplify the particular hallmark of cancer. यानी कि हमने सारे लिम्फोइड न्यूप्लाज्म पढ़ लिए। अब अपने रिव्यू ख़त्म करने से पहले हमें इन सारे को समराइज़ करना होगा इन अ मैनर के कौन सी कॉमन ड्राइवर म्यूटेशंस जो हैं वो स्पेसिफिक एंटिटीज़ की कौन से चेंजेस प्रोड्यूस करेंगी सेलुलर बिहेवियर में। ठीक है, और यही जो है ये पार्टिकुलर हॉलमार्क है कैंसर का। तो फिगर देखें, इसमें देखें ये कैंसर हॉलमार्क्स एग्जाम्प्लीफाई हुए हैं पार्टिकुलर लिम्फोइड न्यूप्लाज्म के साथ। कुछ जो है वो बेस्ट कैरेक्टराइज हुए हैं पैथोजेनिक मैकेनिज्म इन द लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज आर समराइज हियर, इंक्लूडिंग डिसरेगुलेशन ऑफ द MYC इन द बर्किट लिम्फोमा। MYC में बर्किट लिम्फोमा में डिसरेगुलेशन हो जाती है ना, तो उसकी वजह से वारबर्ग मेटाबॉलिज्म होता है और रैपिड सेल ग्रोथ होती है। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। इसके अलावा डिसरेगुलेशन हो जाती है BCL2 में के अंदर, ठीक है, जो कि फॉलिकुलर लिम्फोमा में होती है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि रेजिस्टेंस हो जाएगी टू अपोप्टोसिस। देन PD1 लाइगेंड जीन जो है उसकी एम्प्लीफिकेशन हो जाती है हॉजकिन लिम्फोमा में इसमें। ठीक है, और लॉस हो जाता है CDKN2A जीन का एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में, यानी ALL में इस जीन का लॉस होता है। फिर म्यूटेशंस हैं वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में, पार्टिकुलरली ALL में, जो ब्लॉक कर देती हैं डिफरेंशिएशन को और इन्हेंस करेंगी ल्यूकेमिया स्टेम सेल्स सेल्फ रिन्यूअल। ठीक है, सेल्फ रिन्यूअल को बढ़ाएंगी ल्यूकेमिया स्टेम सेल्स की। इसके अलावा जो है हमें क्रोनिक इम्यून स्टिमुलेशन मिलेगी मार्जिनल जोन लिम्फोमा में। ठीक है, इसमें हमें क्रोनिक इम्यून स्टिमुलेशन मिलती है। बाय कंट्रास्ट क्योंकि जो लिम्फोइड सेल्स हैं वो नॉर्मली सर्कुलेट करते हैं हमारे थ्रू आउट द ब्लड, तो देयर इज़ रिलेटिवली लिटिल सेलेक्टिव प्रेशर इन द लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज फॉर द एबरेशंस दैट इंक्रीज द एंजियोजेनेसिस और एक्टिवेट द इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। तो इस पे हम फोकस नहीं करते थे कि कौन से फैक्टर्स एंजियोजेनेसिस करवाएंगे, कौन से इन्वेजन करवाएंगे, कौन सा मेटास्टेसिस, क्योंकि ओवरऑल लिम्फोइड न्यूप्लाज्म वैसे ही पूरे ब्लड में ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने फिगर भी देखा। तो इस तरह की अल्ट्रेशन जो है ना वो ना कि सिर्फ हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक प्रिंसिपल्स को, लेकिन आल्सो इंक्रीजिंगली टारगेट करती है हमारी इफेक्टिव थेरेपीज़ को। जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है वो भी इसी को देख के बनाते हैं कि कौन सी एंटीबॉडीज़, तो कौन सी एंटीबॉडीज़ PD1 को ब्लॉक कर रही हैं,
जो हॉजकिन लिम्फोमा में है, कौन सी ड्रग BCL2 की एंटागोनिस्ट है ताकि फॉलिकुलर लिम्फोमा में हम दे सकते हैं या अदर B सेल ट्यूमर्स में। ठीक है, तो हमने ये सारे लिम्फोइड नियोप्लाज्म्स अच्छी तरह से कर लिए कवर तीनों बुक में से। ठीक है, अब हम इसकी समरी देखें तो हमने क्लासिफिकेशन जो की थी वो उसके सेल ओरिजिन के हिसाब से थी, कहाँ से वो ओरिजिनेट कर रहा है और उसका स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन कौन सा था। तो मोस्ट कॉमन जो टाइप्स हैं चिल्ड्रन में वो ALL, लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमास, जो कि प्रिकर्सर B और T सेल से में मिलता है। और जो मोस्ट कॉमन टाइप के एडल्ट्स में होते हैं लिम्फोइड नियोप्लाज्म वो है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, जो कि हमारे जर्मिनल सेंटर के B सेल्स से होता है, डिराइव होता है। ठीक है, नॉन हॉजकिन वाला जो कि हमने जिसकी 4 टाइप्स पढ़ी थी, प्रिकर्सर B, प्रिकर्सर T, पेरिफेरल B, पेरिफेरल D। जबकि ये जो बच्चों में होता है ALL, ये असल में प्रिकर्सर B एंड T सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ही है। ठीक है, उसके बाद है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि उसके बारे में कि ये हाईली एग्रेसिव ट्यूमर था जो कि मैनिफेस्ट कर रहा था साइंस एंड सिम्टम बोन मेरो फेलियर के, और इसमें रैपिडली ग्रोइंग एक मास बनता है। तो ट्यूमर सेल्स जो है उनमें जेनेटिक लेजन्स आती हैं जो कि डिफरेंशिएशन को ब्लॉक कर रही होती हैं, जिसके नतीजे में इमेच्योर और नॉन फंक्शनल ब्लास्ट जो है वो अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंशिएट ही नहीं हो पा रहे, ब्लॉक हो रही डिफरेंशिएशन, तो वो अक्यूमुलेट करना शुरू कर जाते हैं ALL में। फिर हमने स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा SLL या CLL पढ़ा था, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। उसमें हमने कहा कि मैच्योर B सेल का ट्यूमर है जो कि बोन मेरो और लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। तो इंडोलेंट कोर्स में जो हमें ज़्यादातर मिलता है तो उसमें इम्यून एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे कि उसमें इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की। ठीक है, फिर हमने फॉलिकुलर लिम्फोमा पढ़ा कि उसके जो ट्यूमर सेल्स हैं वो ट्यूमर सेल्स रिकैपिचुलेट करते हैं ग्रोथ पैटर्न ऑफ नॉर्मल जर्मिनल सेंटर B सेल। मोस्ट केसेस में हमने कहा 14-18 में हमें ट्रांसलोकेशन मिलती है जो रिजल्ट करेगी ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द BCL2 जीन। ठीक है, ये जीन ओवर एक्सप्रेस हो रहा था इसमें 14-18 ट्रांसलोकेशन की वजह से। देन मेंटल सेल लिम्फोमा हमने पढ़ा जिसमें मच्योर जो B सेल का ट्यूमर है और ये एडवांस डिजीज़ के साथ मैनिफेस्ट करता है, जिसमें लिम्फ नोड, बोन मेरो, एक्स्ट्रा नोडल साइट जैसे गट भी इन्वॉल्व हो रही थी। इसमें लेकिन 11-14 ट्रांसलोकेशन थी। तो साइक्लिन D1 जो